लट डेजर्ट ईरान। ईरान के लट नाम के इस रेगिस्तान पर रहना और ज़िंदा बचे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर पूरी तरह से असंभव नहीं भी है तो। इसकी वजह है इस जगह का बहुत ज़्यादा गर्म रहना। ये जगह इतनी ज़्यादा गर्म है कि कोई वहाँ पे इस जगह का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने भी नहीं जाता, इसीलिए ये काम नासा को सौंपा गया था। इसके बाद ये जगह पृथ्वी की सबसे गर्म जगह घोषित कर दी गई, जिसके बारे में 7 साल तक लगातार इस जगह को मॉनिटर किया गया। इस जगह पर 70.7 डिग्रीज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो इस पृथ्वी की सबसे गर्म जगह है। डेलॉल पृथ्वी पर पाई गई सबसे बेरहम जगहों में से एक, जिसे इथियोपिया का घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। ये जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है, जहाँ पे किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। इस जगह पर पानी के पॉन्ड्स मौजूद हैं, पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, सॉल्टी हैं, एसिडिक हैं। साथ में ये वॉल्केनिक क्रेटर के पास है, इसी वजह से इस जगह पर जीवन असंभव हो चुका है। यहाँ पे पानी से भरी लेक्स भी मौजूद हैं, पर वो रंग बिरंगी हैं, जिसका कारण है इनमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम, कई तरह के एसिड और टॉक्सिक चीज़ों का पाया जाना। ये सब करीब में मौजूद एक ज्वालामुखी की वजह से हुआ है। यहाँ पे पानी अंडरग्राउंड और बारिश से इकट्ठा होकर तालाबों और झीलों का रूप ले लेता है, पर यह पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ऐसा माना गया था कि लिक्विड वाटर कहीं भी मौजूद हो तो वहाँ पे जीवन होने की संभावनाएं हो सकती हैं, पर इस चीज़ ने हमें निराश कर दिया है, ख़ास तौर पे जब हम दूसरे ग्रहों पे किसी भी तरह के लिक्विड मौजूद होने पर वहाँ पर जीवन मौजूद होने की उम्मीदें लगाने लगते हैं। इस जगह को भी पृथ्वी की सबसे गर्म जगह माना गया है। हालांकि रंग बिरंगे तालाब, धरती पर आयरन ऑक्साइड से बनी पपड़ियाँ और कुछ स्ट्रक्चर इस जगह को दिखने में काफ़ी अनोखा बना देते हैं, जिसको देखने कुछ टूरिस्ट भी वहाँ पर पहुँचते हैं। 30 साल पहले यहाँ पर पोटैश की माइनिंग साइट थी और 100 साल पहले यहाँ पर माइनिंग साइट से लेकर एरिट्रियन पोर्ट तक एक रेलवे लाइन थी, जिसका इस्तेमाल इथियोपियन सॉल्ट को भेजने के लिए किया जाता था। पर यहाँ पे कठिन हालातों और मौसम की वजह से उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बंद कर दिया गया। मिनकिन काउंटी, चाइना। एक समय ये जगह बहुत संपन्न एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, पर इस जगह को चारों तरफ से घेरे हुए टेंगर और बेडैन नाम के रेगिस्तान इसे धीमे धीमे निगलते जा रहे हैं। इस गांव में मुश्किल से 60 मील की ही उपजाऊ ज़मीन बची रह गई है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद शियांग नाम की नदी भी सूखती जा रही है, जिससे इसको घेरे दोनों रेगिस्तान हर साल इस बची हुई जगह को भी रेगिस्तान बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर मौसम के बदल जाने से सूखा पड़ता जा रहा है, जिसने जलाशयों को सुखा दिया है, और तेज़ चलने वाली रेत से भरी आंधी इस जगह को दफन करती जा रही हैं। साल 2001 से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस जगह पर $9 बिलियन खर्च किए हैं, इस जगह के इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर करने के लिए, वहाँ पर पेड़ लगाकर उस जगह को हरा भरा फिर से करने के लिए। 330 किलोमीटर लंबी पेड़ों की एक बेल्ट भी तैयार की गई, पर बदकिस्मती से ज़्यादातर वनस्पतियाँ खत्म हो गईं और पेड़ सूख गए। नॉर्दर्न मिनकिन के सारे गांवों को हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले किसान छोड़कर जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ये जगह पहले जैसी फिर से हो जाएगी। माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। ज्वालामुखी के बगल में बसकर रहने का सुझाव या ख्याल अच्छा नहीं है और कोई भी नहीं ऐसा करना चाहेगा, पर कुछ लोगों के पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हज़ारों लोग इस 9600 फीट ऊंचे मेरापी पर्वत के आसपास रहने पर मजबूर हैं, जो एक स्ट्रेटोवॉल्केनो किस्म का ज्वालामुखी है, जिसे फायर माउंटेन भी कहते हैं। ये 9600 फीट ऊंचा होने के साथ साथ साल में कम से कम 300 दिन तक लगातार धुआं उगलता रहता है, साथ में ढेर सारा लावा भी। ऐसी जगह के पास में रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, पर फिर भी लोग रह रहे हैं, जिसका कारण है ज्वालामुखी से होने वाले कुछ फ़ायदे, जैसे इससे निकलने वाली राख यहाँ के सॉइल की फीडिंग कर देती है। ज्वालामुखियों के पास रहने से जियोथर्मल एनर्जी का भी इस्तेमाल जियोथर्मल पावर स्टेशन में टरबाइंस को चलाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के इस्तेमाल के लिए। यहाँ का सॉइल सबसे ज़्यादा मिनरल रिच होता है, जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे काफ़ी हेल्दी फसलें तैयार होती हैं। लावा के ठंडे हो जाने के बाद इनसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल भी खुदाई करके निकाले जाते हैं।
लेकिन माउंट मेरापी के पास रहना जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है और ये दूसरी लोकेशन से ज़्यादा खतरनाक है। 2006 में आए एक भूकंप ने इस ज्वालामुखी को और भड़का दिया था, जिससे हज़ारों लोग मारे गए थे और 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। नासा के अनुसार मेरापी की सबसे खतरनाक बात है इसका पायरोक्लास्टिक फ्लो, जो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल सकता है। इसके बावजूद इस जगह के पास बसे इलाकों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ओइमियाकन रशिया का एक बहुत छोटा सा गांव, जहां की कुल आबादी 500 लोगों की है, लेकिन यहां पे रहने वाले ज़िंदा रहने के लिए रोज़ एक लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों में से एक है जहां पर लोग रहते हैं। यहाँ पर जीवन इतना मुश्किल है कि यहाँ पर रहने वाले लोग ही इसे महसूस कर सकते हैं। ओइमियाकन में साल भर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे ही रहता है और सर्दियों के समय यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों ने बताया है कि ठंड की वजह से उनका कभी कभी दिमाग काम कर देना बंद कर देता है और ये लोग गाड़ी एक बार स्टार्ट करने पर 24 घंटे तक बंद नहीं करते। शरीर को गर्म रखने के लिए और ज़िंदा बचे रहने के लिए ये लोग जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं। यहाँ पर पानी ज़्यादातर जमा रहता है, इसीलिए बाथरूम और नलों का यहाँ कोई ख़ास मतलब नहीं है। गाड़ियों को गर्म रखने के लिए ये लोग गैराज को हमेशा गर्म रखते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी की नहीं जा सकती, इसीलिए रहने वाले सिर्फ मांस खाकर ही ज़िंदा रहते हैं। अगर आप यहाँ कभी गए तो ये लोग आपको रेनडियर और जमी हुई मछली खाने को देंगे, साथ में घोड़े के खून से बने आइस क्यूब्स, जो इनके मुताबिक शरीर को गर्म रखने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। प्लिमथ घोस्ट टाउन इंग्लैंड के प्लिमथ शहर का एक गांव एक समय 4000 लोगों का घर था। सबसे पहले इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने ईयर 1493 में खोजा था, जिस पर सबसे पहले आयरिश लोगों ने रहना शुरू किया। उसके बाद इंग्लैंड के राजा इस पर शासन करने लगे। साल 1666 में फ्रेंच ने इस पर कब्जा कर लिया था, पर दोबारा इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। ईयर 1995 में पास में मौजूद सोफ्रियर हिल नाम का ज्वालामुखी फट पड़ा, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों को ये जगह छोड़कर जानी पड़ी, राजधानी प्लिमथ के साथ। विस्फोट जून के महीने में ही शुरू हो गए थे और कई महीनों तक होते रहे, जब आखिरकार दिसंबर में सबको उस जगह को छोड़ देने के आदेश दिए गए। कुछ महीनों बाद हालात सुधरने पर निवासियों को वापस लौटने की परमिशन दी गई, पर ईयर 1997 में जून के महीने में फिर से एक भारी विस्फोट हुआ, जिसने 19 लोगों की जान ले ली। इस विस्फोट से यहाँ का एयरपोर्ट भी प्रभावित हो गया था। लगभग सारी दुकानें और बिल्डिंग्स बर्बाद हो गईं। एक बार फिर से इस जगह को खाली करवा दिया गया, जो आज तक वीरान पड़ा है। 1997 अगस्त के महीने तक ये शहर 80% तक नष्ट हो चुका था और 1.4 मीटर मोटी राख की परत के नीचे दफन हो चुका था। एयरपोर्ट और शिप की सुविधाएं भी बर्बाद हो गई थीं। इस आइलैंड के साउदर्न पार्ट को अकेला छोड़ दिया गया और आसपास जाने पर पाबंदी लगा दी गई। प्लिमथ पूरी तरह से वीरान पड़ा है, पर इसके बावजूद इसे कैपिटल माना जाता है और ये दुनिया का इकलौता घोस्ट टाउन है जो कैपिटल भी है। इट्टोकोर्टुमिट ग्रीनलैंड इट्टोकोर्टुमिट ग्रीनलैंड में बसी एक ऐसी जगह है जिसे पृथ्वी का कोना भी कहा गया है। ये ग्रीनलैंड की और साथ में दुनिया की सबसे वीरान जगहों में से एक है, जो दुनिया से एकदम कटी हुई है। ये गांव अलग थलग बसा हुआ है, जहां आप सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, पर उनकी संख्या सिर्फ 450 लोगों की ही है। यहाँ पर शिप भी आते हैं, पर साल के 9 महीने बर्फ़ से ढके रहने पर उस समय शिप से भी कोई नहीं आ सकता। यहाँ पर लोगों की कमाई सिर्फ मछली पकड़कर और शिकार करने से होती है। यही गिने चुने तरीके हैं जिससे लोग यहाँ रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आर्कटिक सर्कल से 400 मील की दूरी पर इस गांव के ऊपर एक अद्भुत नज़ारे को देखने कुछ टूरिस्ट जमा होते हैं। इस नज़ारे को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। ये गांव जैसे कि लगभग पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए शिप सिर्फ गर्मियों में 2-3 महीने के अंदर ही विज़िट कर सकते हैं। इसी समय इस गांव में शिप खाने पीने के सामान के साथ टूरिस्टों को भी लाते हैं। इस गांव में सिर्फ एक ग्रोसरी स्टोर है, एक चर्च है और एक जेल, जिसमें साल बीत जाता है पर जल्दी कोई कैदी नहीं आता। यहाँ पर बने घर खिलौनों जैसे दिखाई देते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। कुत्तों का इस्तेमाल पालतू जानवरों की तरह नहीं, बल्कि सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, ना ही यहाँ पर फल या सब्जियाँ पैदा होती हैं। यहाँ पे लोग सील, वॉलरस और पोलर बेयर का शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं।
ये सुनने में आपको ख़राब लगेगा, पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। इस जगह पर सूरज के उगने और डूबने का समय बहुत लंबा होता है। यहाँ पर गई रेबिका फिशर बताती हैं कि 24 नवंबर को वहाँ सूरज डूब गया था और उसे मिड जनवरी में फिर से उगना था। तब तक 2 महीनों के लिए अंधेरा। पर यह वहाँ पर रहने वालों के लिए नई बात नहीं है। वो लोग इस अंधेरे में भी अपना सारा काम करते रहते हैं। बच्चे स्कूल भी रात में जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। ग्रोसरी स्टोर पे मिलने वाली चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। जैसे जैसे सूरज जनवरी के महीने में उगना शुरू होता है, जानवर खुले में घूमने लगते हैं और लोग शिकारी कुत्तों से खींची जाने वाली गाड़ी पर बैठकर शिकार करने निकल पड़ते हैं। 20 जनवरी को सूरज आखिर पूरी तरह से आसमान में छा गया था, जिसने 58 दिनों का समय लिया। अंधेरे के मुकाबले दिन में चहल पहल काफ़ी बढ़ गई थी और लोग सूरज का स्वागत करने के लिए गाना गा रहे थे।